फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने आईसीटी के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है आईसीटी क्या है इसके बारे में जाने थे, और आईटी जो होता है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कौन से टेक्निक पे काम करती है उसके बारे में, जिसमें हम ये जाने थे कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जानकारी हो जो ब्रह्मांड में कहीं भी अवेलेबल हो, किसी भी टाइम में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी जो है हमें अवेलेबल हो सकती है या कराई जा सकती है। तो इसमें हम जो है कंप्यूटर के बारे में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे न्यूमेरिक और लॉजिक बेस्ड जो है काम करता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, यानी कि वो कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है। तो इसके से पहले हम जो है कि कंप्यूटर के बारे में समझे, इसकी क्या क्या पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, क्या क्या जनरेशन हो गए हैं, जनरेशन्स क्या बढ़ गए हैं, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि इस पे भी जो है कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ चुका है। जैसे कि इसके जनरेशन्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा 1940 से 56 है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब करके एक डिवाइस आई थी, जिसका स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम था, और जो इसकी स्पीड थी वो माइल सेकेंड में था। ऑपरेटिंग सिस्टम बैश सिस्टम था, लैंग्वेज जो है मशीनरी करके थी। इसमें एनएक यूनिवैक मार्क फर्स्ट करके जो है यूज किया गया था, उपयोग किया गया था इसमें, इसके अंतर्गत। सेकंड हमारा आता है 1956 से 63 है, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, यानी इस डिवाइस के रूप में आया था। इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था और सेकंड जनरेशन में क्या था। तो जो हमारा सेकंड जनरेशन है, ट्रांजिस्टर जो है उसमें स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर और टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ था, और इसमें जो स्पीड था वो माइक्रो सेकेंड था, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ये दोनों थे। और लैंग्वेज की बात करें तो असेंबल और हायर लेवल के लैंग्वेज इसमें यूज किए गए थे। ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन और प्रोफेशनल यूजेस के लिए जो है इसका यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन जो था हमारा वो 1964 से 71 था। इसमें इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था। जो इंटीग्रेटेड चिप है वो किससे बना हुआ था दोस्तों? वो है हमारा जो है सिलिकॉन से बना हुआ था ये इंटीग्रेटेड चिप। ये मैग्नेटिक कोर जो है इसका स्टोरेज डिवाइस है, इसमें जो है नैनो सेकेंड इसका स्पीड था, और ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम और टाइम शेयरिंग था। इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो फोर्टेन और कोबोल था। तो दोस्तों, इसका यूज की बात करें तो ये IBM सिस्टम और 360 NCR 395 D6500 के रूप में इसका उपयोग किया गया था। अब आता है बात फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन जो है हमारा 1971 से वर्तमान तक है, यानी प्रेजेंट टाइम तक। इसमें बड़े पैमाने पर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे और माइक्रो प्रोसेसर्स के रूप में इसका यूज किया गया था। इसमें सेमीकंडक्टर और जो डिवाइसेस थे वो थे इसमें, और इसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क था। इसका जो स्पीड है वो पिको सेकेंड था दोस्तों। इसमें टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज हुए थे। जो लैंग्वेज थे वो 1477 पास्कल, ADA, कोबोल 74 थे। और यूज की बात की गई तो ये IBM PC XT और एप्पल सेकेंड इंटर 4004 चिप करके इसके अंतर्गत यूज किया गया था। बात है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन जो है हमारा प्रेजेंट टाइम से यानी कि वर्तमान से आगे तक के लिए है। इसमें एक जो है जापान द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो है कि 1982 में, जिसका जो विदेशी व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के थ्रू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है समांतर प्रक्रियाओं का उपयोग कर एक बड़े पैमाने पर गणना करने की क्रिया करना था। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है कंप्यूटर का फॉर्मेशन करना और एक सुपर कंप्यूटर की तरह इसको बनाना था। इसके द्वारा जो है उसका एक मेन मोटो ये था कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जो चौथी पीढ़ी है यानी फोर्थ जो जनरेशन है, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, यूज किया गया, जबकि पांचवी जो पीढ़ी है उसमें कंप्यूटर के लॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं उसके न्यूमेरिक को बढ़ाने के अपेक्षा टाइम ड्यूरेशन पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी कि जो समय की अवधि थी। इसकी सफलता के विषय में आज भी जो है एक संदिग्धता, एक स्थिति बनी हुई है उसकी स्थिति। इसको समझना बहुत जरूरी था दोस्तों कि कौन कौन से जनरेशन अभी तक कंप्यूटर के आ गए हैं। तो अब बात आती है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर को काम
कैसे करता है, इसके बाद हम जो है कि इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कंप्यूटर के काम करने की जो क्रिया है, इसमें सबसे पहले डाटा, यानी कि एक डाटा होता है जो हम कह सकते हैं उसको फैक्ट, जो हम डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि वो एबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। प्रोसेसिंग में हम उस डाटा को यूजेबल यानी कि यूज करने योग्य बनाते हैं। ये कौन काम करता है, ये सारा जो है हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसके बाद जो है हमारा जो है इंफॉर्मेशन होता है। अब इंफॉर्मेशन ही जो है ऐसा चीज़ है जो यूज करने के लायक हो जाता है, यानी कि एक रिज़ल्ट दे सकता है। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन आते हैं जो डाटा पर काम करने का एक टाइप है। इसके बाद सारे बेसिक ऑपरेशन जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सारी कंट्रोल, ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब आती है बात क्लासिफिकेशन की कि किस किस टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। क्लासिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो साइज़ के आधार पे अगर हम करते हैं कि आकार के आधार पे, तो वो है सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटा होता है, ये डेस्क पर जो है बहुत आराम से रखा सकता है, और इसको हम कंप्यूटर और चिप कहा जाता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो आया था वो अल्टेयर 8800 था, और इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, टेबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल, ये सारी चीज़ें माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है। मिनी कंप्यूटर मीडियम आकार का होता है, इसका जो स्पीड होता है, प्राइस होता है, वो इसके कंपेरिजन माइक्रो कंपेरिजन में कम होता, मतलब सॉरी अधिक होता है। और इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है वो 10 से 30 MIPS होता है। और इसके अंतर्गत HP 9000, RISC 6000, बुल HN, DP X2 और AS 400, ये सब सारे आते हैं। इसके बाद हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, जो इन दोनों से यानी कि मिनी और माइक्रो से जो है स्पीड और वर्क में एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होता है। ये जो है ज़्यादातर जो हमारे वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो है भुगतान है उसके लिए क्या आता है, उपभोक्ता है उनकी खरीदने की जो वस्तु है उसका जो एक एस्टीमेट बनाया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें क्रेफॉस, CDC साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 110 और 1110, ये सब जो है कि हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही बड़ा होता है, एक कमरे के बराबर होता है दोस्तों। ये सारे कंप्यूटरों का जो है से इसका स्पीड, इसका जो कलेक्शन करना है, जो भी एक्सटेंशन होते हैं, बहुत ही ब्रॉड होते हैं। भारत के पास भी अपना एक सुपर कंप्यूटर है, तो वो कौन सा कंप्यूटर है, उसका नाम है परम। परम जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही पहले जो है आया था, और इसे हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि पूछ सकता है इसमें कि कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो पहली बार आया था, तो वो परम है। इसके जो निर्माणकर्ता हैं उनका नाम है CDEC, इन्होंने ही परम कंप्यूटर को बनाया था। अब बात आता है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज जो होता है, जैसे क्लाइमेट की भविष्यवाणी करनी है, एनिमेशन बनाने हैं, मूवी का निर्माण करना है, कोई स्पेस ट्रैवलिंग करनी है, या जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च करना चाहते हैं लैब में, तो उस टाइप के वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है कि परम के अलावा कौन कौन से जो है हमारे सुपर कंप्यूटर आ गए हैं। वो है परम युवा सेकेंड, क्रे फर्स्ट, क्रे 2, क्रे XMP 24, NEC 500, प्रतुष, ये सारे हमारे सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है कि वर्क के जो है बेस पे कंप्यूटर के टाइप्स को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर जो होता है, ये हमारी भौतिक मात्राएं जो होती हैं कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गया, पारा हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे के मेजरमेंट के लिए जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिक फॉर्म में हमें मिल सके। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, या अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें हम जो भी हमारे न्यूमेरिक हैं उनका गणना करना, उनका लॉजिक फ्रेम में निकालना। तो इसका ज़्यादातर यूज हमारे ट्रेड में, हाउस बजट में के लिए, एनिमेशन के फील्ड में किया जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं डेस्कटॉप और हमारा जो है लैपटॉप होता है कंप्यूटर,
उससे रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोस्तों इन दोनों के क्वालिटीज़ को समाहित किया रहता है और ये हमारा जो है मेडिकल के फील्ड में ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे हमारा ईसीजी हो गया, डायलिसिस हो गया, इन सारे कामों के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़, यानी कि उद्देश्य के आधार पर हम देखें बात करें तो 2 टाइप्स के हैं। एक है हमारा जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल। जो जनरल पर्पज़ होता है यानी कि जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं जीवन के, उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन करना है, प्रिंट निकालना है, डाटाबेस बनाना है या कोई लेटर तैयार करना है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। और स्पेशल पर्पज़ की बात करें तो ये इन कंप्यूटरों का यूज वहाँ पे किया जाता है जैसे हमारा सेटेलाइट साइंस हो गया, क्लाइमेट साइंस हो गया और स्पेस साइंस हो गया, ट्रेवलिंग का हो गया यानी ट्रांसपोर्ट से कंट्रोलिंग की हो गई, एग्रीकल्चर साइंस, इंजीनियरिंग, इन सारे फील्ड में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, इसके आधार पर हम जो है कि निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर बना है। तो इस आधार पर हम इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है के बारे में जो हमारे एनटीए यूजीसी नेट में दिया हुआ है, उसका मेन मकसद ये है कि हम चीज़ों को जानें कंप्यूटर क्या है, हमें कोई प्रोग्रामिंग या कोई लैंग्वेज नहीं डेवलपमेंट करना है। तो अब बात आता है कंप्यूटर के जो है पार्ट्स का। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानें तो कंप्यूटर जो होता है जो जिन अंगों के आधार पर काम करता है तो वो बेसिकली हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। इन तीनों के आधार पे ये वर्क करता है। और एक हमारा चौथा है मेमोरी, लेकिन ये हमारे सीपीयू का ही एक ऑर्गन कह सकते हैं, एक अंग कह सकते हैं। तो फोर्थ हमारा ये होता है, 3 हमारे बेसिक होते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। दोस्तों ये जो है हमारे डाटा है, जो इंस्ट्रक्शन है यूजर्स के थ्रू दिए जाते हैं, उसको ये गेन करते हैं यानी उसको अडॉप्ट करते हैं। और जब एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन को एक मशीनी लैंग्वेज में ही यहाँ पे चेंज किया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सामान्य भाषा में होता है, इसको कन्वर्ट करने, यानी कि जो हमारा मशीनी लैंग्वेज कौन सा है दोस्तों, वो 0 to 1 यानी बाइनरी नंबर्स में चेंज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। इसके बाद प्रोसेसिंग के लिए क्या करता है, ये सीपीयू के पास जाता है, वहाँ पे देता है। अब सारा जो काम होता है सीपीयू प्रोसेसिंग, जो हम अभी बताए हैं कि प्रोसेसिंग में क्या होता है, डाटा को यूज करने योग्य बना जाता है, तो यही प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे किया जाता है। अब बात आती है कि ये सीपीयू कैसे कैसे काम करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट, एलयू और मेमोरी यूनिट के थ्रू काम करता है। तो इसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस करके तब ये आउटपुट के पास आता है। अब सीपीयू का हम समझते हैं सीपीयू क्या क्या करता है। तो सीपीयू को हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग का काम जो है पूरी तरह से इसी पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसको हम कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। और ये सिस्टम के सभी भागों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू के जो है जो अंग है, जो पार्ट है, तो उसमें हम सबसे पहले है हमारा ALU, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों सीपीयू का भी फुल फॉर्म होता है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सीपीयू का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एलयू का है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन दोनों के फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों, वो 2 टाइप्स से होते हैं, एक अर्थमेटिक सेक्शन होता है, एक लॉजिक सेक्शन होता है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो जो अर्थमेटिक सेक्शन होते हैं वो गणितीय जो है गणित से संबंधित यानी मैथमेटिकल जो क्रियाएं होती हैं उसको संपन्न करते हैं। और जो लॉजिकल जो होते हैं सेक्शन, वो जो हमारा कंपेरिजन होता है, सिलेक्शन होता है, डाटा का ट्रांसफ़र होता है, ये सारी क्रियाएं करता है। और ये जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो इसमें जो है छोटे छोटे लोकेशंस होते हैं हमारे जो एलयू होते हैं, एलयू में ही लोकेशंस होते हैं जिसे हम रजिस्टर्स कहते हैं, इसी से ही मिलकर ये बना होता है। और जो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक सेक्शन होते हैं। इसके बाद जो है हमारा आता है एलयू के बाद, एलयू का काम हो गया। इसके बाद है हमारा कंट्रोल यूनिट, ये सेकेंड नंबर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है फ्रेंड, ये जो है हमारे इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू जो है जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेमोरी है उसको लेता है। और फिर उसके बाद हमारे इनपुट से लेता है मेमोरी को, और मेमोरी से यानी इससे देता है और इससे लेता है कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद हमारे एलयू को देता है।
यानी इन दोनों से लेकर इनसे और इनसे लेकर फिर ये कंट्रोल यूनिट यहाँ पे लेकर एलयू को प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये काम करता है। जो है हमारा एलयू का जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो है हमारा जो कंट्रोल यूनिट जो है के बाद हमारा मेमोरी यूनिट आता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये भी जो भी डाटा इनपुट से इसको मिला रहता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू, उसको एक अस्थायी रूप में सेव करता है। उसको रख कर उस प्रोसेसिंग किए जा रहे डाटा और जो भी उत्पन्न किए जाने वाले मध्यस्थ हैं, मीडिएटर हैं, उनके रिजल्ट को भी ये रखती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज यहाँ पे रखती है। मेमोरी यूनिट ये करता है। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हमारे इसको पे हम आगे बात करेंगे मेमोरी यूनिट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम डिटेल फॉर्म में अब नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। अब बात आती है, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड। अब आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की बात करें तो इसका क्या काम है। अब तो सारी क्रियाएं हो गई। अब ये जो है सीपीयू से जो भी, यानी कि इससे जो भी काम थे उससे जो भी प्रोसेसिंग हो गया उस रिजल्ट को ये गेन करता है। जैसे ये इसको भेजता है, अब ये जो है सारा प्रोसेसिंग करके इसको देता है। अब इस रिजल्ट को जो है अब मशीनरी भाषा से सामान्य भाषा में, ये सामान्य भाषा से मशीनरी में भाषा में चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, तो अब ये मशीनी भाषा को सामान्य भाषा में चेंज करेगा लैंग्वेज में और यूजर को रिजल्ट शो करेगा। इसका मतलब यूजर जो है यहाँ पे भेजता है अपना लैंग्वेज, जो सामान्य भाषा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में ये चेंज करता है, यहाँ प्रोसेसिंग होती है, फिर यहाँ आता है, ये जो है मशीनी लैंग्वेज को सामान्य भाषा में चेंज कर जो है यूजर्स को प्रोवाइड करता है, इसको शो करता है। इस तरीके से सारे प्रोसेस चलते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आता है कि जो यूनिट्स हैं फ्रेंड्स, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं। इसमें है कीबोर्ड। दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनपुट यूनिट में कौन कौन से डिवाइस हैं। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा कीबोर्ड और माउस होता है, और बार कोड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक जो गेम के फील्ड में होता है। अब इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ये बहुत एडवांस जो है गेम में हमारे आ गए हैं। ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ये हमारे इनपुट डिवाइस के रूप में होते हैं। उसके बाद हमारा आउटपुट यूनिट है। इसमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं, एक प्रिंटर हो गया, दूसरा मॉनिटर हो गया, और प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, यूएसबी, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिस पे हम लोग अभी चर्चा किए थे, वो उसमें हमारा ये एलयू हो गया और ये हमारे कंट्रोल यूनिट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे आउटपुट इनपुट जो यूनिट्स हैं उसके डिवाइसेस हैं। जैसे हमारा ये हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, ये सारे केस हैं। अभी हम मेमोरी में चलेंगे तो उसकी बात आएगी। और ये इंटरनल रीडर ऑल इन वन, और हार्ड डिस्क, यही हार्ड डिस्क है, ये भी आगे हम बात करेंगे। वीजीए कार्ड है, रैम भी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सीपीयू का फैन है, सीपीयू है, मेन बोर्ड यही होता है, डीवीडी रोम ड्राइव है, पावर सप्लाई है। ये सारे हमारे जो है एक एक पार्ट्स हैं, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिजिकली देखने से क्या होता है दोस्तों, अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम फटाफट उसका आंसर दे लेते हैं, तो हमें इसको फिजिकली इसीलिए एनालाइज करना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, अब हमारा ये मेमोरी यूनिट का जो है आ गया पोर्सन, इसे हम एक फोर्थ पार्ट मानते हैं, लेकिन ये हमारे सीपीयू का ही एक अंग होता है, क्योंकि सीपीयू इससे काम करता है, इसी प्रोसेसिंग का काम होता है। तो अब हमारे जो मेमोरी यूनिट है, इसको भी हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें, सबसे पहले हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी क्या काम करता है, अभी हम जो डिस्कस किए थे कि ये डाटा को सेव रखता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन स्टोरेज का एक फैसिलिटी प्रदान करता है, जिससे सीपीयू का एक पार्ट है, जैसा कि हमने बताया है। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें
तो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा बेसिकली तो 2 टाइप्स के होते हैं, रैम और रोम। दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, रैम का फुल फॉर्म एंड रोम का फुल फॉर्म, तो इसको देख लीजिएगा। रैम जो होता है हमारा 2 टाइप्स से होता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अब रैम की बात हुई तो दोस्तों एक बात और है कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर काम करती है और किसी भी टाइम में चल रहे जो भी प्रोग्राम है, इनपुट डाटा है, आउटपुट डाटा है, कुछ समय के लिए इसमें स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का जो साइज़ होता है लिमिट होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ होती है। तो रैम की बात करें दोस्तों, जो इसका पार्ट है, रैम जो है सभी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको अस्थायी रूप से यानी कि अस्थायी रूप से नहीं रखता है। इसमें अगर सप्लाई बंद हुआ लाइट का तो वो कट जाती है, यानी कि वो जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो हट जाती है, नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो वॉलेटाइल मेमोरी का कहने का सेंस है कि ये जो है क्योंकि इसमें चीज़ें जो है सेव नहीं रहती, अस्थायी नहीं रहती हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जो वॉलेटाइल है, तो हम आंसर देंगे वहाँ पे रैम। इसके बाद हमारा आता है रोम। रोम जो होता है वो हमारा एक अस्थाई मेमोरी होता है जिसमें हम रीड कर सकते हैं, यानी कि लाइट की सप्लाई बंद भी हो जाए तो भी हम इसमें चीज़ों को बाद में देख सकते हैं। और इसे हम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये बाद में भी हमारी चीज जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव रखता है। ये भी 3 टाइप्स के हैं, प्रोम है, ई प्रोम है और ई प्रोम है। इसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जानते हैं दोस्तों क्यों एक स्पेसिफिक रूप से इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का मेमोरी होता है जो बहुत ही इसका जो चिप होता है, रैम चिप होता है, बहुत ही तेज होता है, मतलब कि उसका जो यूज किया जाता है, और प्रोसेसर को किसी भी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने में भी ये फैसिलिटी प्रदान करता है। इसके बाद हमारा वर्चुअल मेमोरी है, ये एक वास्तविक मेमोरी क्षेत्र है। इसके थ्रू सीपीयू को इंस्ट्रक्शन अस्थायी रूप में जो भी स्टोर करती है, ये मेन मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है, जिससे कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत ही तेज हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसे हम जो है कि सहायक मेमोरी या बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों कभी कभी जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें लाइट जब कट जाती है तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है, जो बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही महंगी पड़ती है। लेकिन इसमें जो है हम ऐसा नहीं है, इसमें लाइट बंद हो जाए या हो जाए लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो नष्ट नहीं होता है, वो अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो सिस्टम जैसे ये हमारा जो है कि एक तरह से डाटा को सेव रखता है। तो इसमें कौन कौन से इसके टाइप है इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज है। ये इसमें जो है हार्ड डिस्क टाइप होता है, इसे हम जो है फिक्स डिस्क भी कहते हैं। ये स्पिंडल इसमें शामिल होते हैं जो नॉन चुंबकीय फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है, जिसे हम प्लेटर्स कहते हैं, जो रिकॉर्ड किए गए डाटा को होल्ड रखता है। प्रत्येक प्लेटर के लिए 2 रीड और राइट हेड की आवश्यकता होती है, जो प्लेटर से इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क। ये जो होता है दोस्तों, ये डिस्क माइलर की बनी होती है, एक वृत्ताकार में होती है, जिसे जो है दोनों और एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है जिसपे, और फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपी या डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को हम रीड और राइट के लिए एक विशेष टूल्स का यूज करते हैं, नीड होती है, वो है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि FDD। इसका यूज हमें करना होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा मैग्नेटिक टेप है। ये जो है ओल्ड फाइल का बैकअप लेने के लिए बहुत ही सेविंग और जो है कि सस्ता साधन माना जाता है। ये काफ़ी धीमा होता है क्योंकि इसमें एक सीक्वेंशनल माध्यम से काम होता है। इसका अर्थ हम ये है कि इसमें डाटा राइट और रीड का जो काम होता है एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक किया जाता है। इसके बाद हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज है, सेकंड है हमारा। ऑप्टिकल स्टोरेज में CD आता है दोस्तों, इस पर भी फुल फॉर्म पूछता है तो इसको हमें मेमोराइज करना है। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक विशेष प्रकार का डिस्क होता है जिसमें डाटा को एक बार ही लिखा जाता है, फिर उसे कितनी भी बार हम पढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार का जो है रोम है। इसमें प्रायः सभी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो अस्थायी प्रकृति की हों तथा जिनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती हो। तो उसमें जो है कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है कि हमारा है DVD, वो भी इसी की तरह है। जो CD होता है दोस्तों
हमारा रोम में भी होता है, रिकॉर्डेबल भी होता है, रीराइटेबल भी होता है। तो जो भी हम कॉपी करते हैं सीडी और डीवीडी में, उस जो भी चीज़ें फाइलों को, उसे हम बर्निंग कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये दोनों सीडी डीवीडी में यूज होता है बर्निंग। कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं। तो डीवीडी का भी फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें भी ड्राइव होते हैं जिसके थ्रू जो है कि चीज़ों को हम जो है यूज करते हैं, यानी कि इसमें भी डाटा को राइट और रीड किया जाता है। सीडी की तरह इसमें भी रोम रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है ब्लू रे डिस्क। इसका ज़्यादातर यूज जो है गेम के लिए यूज किया जाता है। वीडियो गेम्स जो होते हैं इसमें ब्लू वायलेट लेजर का यूज किया जाता है। और ये प्लेस्टेशन 3 होते हैं उसका भी यूज किया जाता है। इसमें के भी जो है कि फॉर्मेट है, जैसे BD रोम हो गया, BDR, BDRW, BDRE, यानी रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल, और जो है कि रोम, ये तीनों चीज़ें इसमें की जाती हैं जैसे CD और DVD में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव वो होता है दोस्तों जिसमें हम डाटा को हार्ड डिस्क की तरह, यानी कि इसकी तरह जो है हम सेव कर सकते हैं। और इसे हम जो है कि फ्लैश ड्राइव, मेमोरी ड्राइव, पोर्टेबल स्टोरेज भी कहते हैं। इसकी लेकिन एक क्षमता है कि स्टोरेज करने की एबिलिटी है, वो है 256 KB से 512 GB तक इसका जो हमारा पेन ड्राइव होता है उसकी क्षमता होती है। 256 KB 512 GB, ये इसकी क्षमता है हमारे पेन ड्राइव की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार का मेमोरी कार्ड है जो USB पे आधारित होता है। इसका जो साइज़ है वो है 50 बाई 21.5 बाई 2.8 mm इसका साइज होता है हमारे मेमोरी कार्ड का। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 MB से 256 GB होता है। दोस्तों हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है इसके यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 बिट में जो है कितने बाइनरी और डिजिट होते हैं, वो है 0 1। 8 बिट्स है जिसमें 1 बाइट होता है, 2 निबल होता है, 1 बाइट इक्वल 2 निबल होता है। 1024 बाइट्स इक्वल 1 KB होता है। 1024 KB इक्वल 1 MB होता है। तो इस तरीके से हमें ये यूनिट्स को मेमोराइज़ करना जरूरी है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आप लोग को मेमोरी का पर्सन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन। जो डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। जो हमारे यूज़र होते हैं वो कंप्यूटर को जो भी डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट के रूप में दिया जाता है उसे दोस्तों जो भी हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें जो इनपुट होता है या जो आउटपुट होता है, जो भी हमारे लैंग्वेज होते हैं वो हमें जो है कि या तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं या जो अल्फ़ाबेट में होते हैं या कोड होते हैं या कोई साउंड होता है, इन सारी चीज़ों में होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या डाटा होते हैं पहले हमें उसे बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करना होता है। तो दोस्तों अब नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसका यूज हम कंप्यूटर के किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनल रूप से जो है किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी लैंग्वेजेस का यूज करता है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम इसके नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो पहला हमारा नंबर सिस्टम है, इसी को जो है हमारा कंप्यूटर समझता है, जो 0 to 1 होता है। इसका जो बेस होता है दोस्तों वो 2 होता है। इसके बाद हमारा डेसिमल नंबर होता है, ये 0 to 9 होता है फ्रेंड्स। इसका जो बेस होता है वो 10 होता है और ये हमारे डेली लाइफ में यही नंबर्स यूज होते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जो 0 to 7 होता है। इसका बेस जो है 8 होता है और ये खासियत है दोस्तों, इसका जो बेनिफिट होता है वो होता है कि इसके साथ जो है बाइनरी नंबर को
बाइनरी नंबर के रूप में इसमें जो है शॉर्ट में छोटे रूप में लिखा जा सकता है इसके अंतर्गत। इसके बाद हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आता है, सिस्टम होता है। ये 0 to 9 और A to F है। इसका बेस जो है 16 होता है दोस्तों, और इसमें जो है कि हेक्सा डिजिट को 4 बाइनरी बिट्स द्वारा इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। दोस्तों क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम नंबर सिस्टम हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, जब हमें कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट करना है तो हमें बाइनरी लैंग्वेज में उसको चेंज करना ही पड़ता है। विदाउट किए हम जो है हमारा कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता है। तो इसलिए बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है वही कंप्यूटर का होता है, ये हमें आधार मान के चल। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर कौन से नंबर को समझता है या कौन से लैंग्वेज को समझता है, तो वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा या बाइनरी लैंग्वेज होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर कोड्स। दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर जो है अनेक टाइप मतलब अनेक प्रकार के जो है कैरेक्टर, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, साइन हो गया, स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें बाइनरी संख्या का जो है हम बेस के आधार पे जो है विशेष प्रकार के हमें कोड की जो है ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें इन जो बाइनरी सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं तो जो कोड्स अपनाने पड़ते हैं वही कोड्स ही हमारे कंप्यूटर कोड्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा बाइनरी कोड डेसिमल है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड हैं इसमें। और इस कोड में क्या होता है दोस्तों कि हम जो न्यूमेरिक को प्रेजेंट करते हैं वो 4 बिट्स के ग्रुप का होता है, यानी वो 4 बिट्स का होता है। और जो है कि 0 to 9 तक का जो संख्या है, कुछ जो 4 बिट्स की बाइनरी संख्या के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9 के रूप, उसको रिप्रेजेंट हम बाइनरी कोड डेसिमल में करते हैं। इसके बाद जो है हमारा ASCII, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन। A से अमेरिकन हो गया, S से स्टैंडर्ड और C से कोड, और कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं दोस्तों। ये है, इसमें एक 7 करके आता है, ASCII 7, ASCII 8, इन दोनों के थ्रू किया जाता है। इसके थ्रू जो है किसी भी प्रोग्राम द्वारा डाटा को स्टोर करने तथा उसका यूज करने के लिए किया जाता है, स्टैंडर्ड कोड का जो प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा आता है EBCDIC, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये जो होता है, इसके कैरेक्टर जो होते हैं वो 8 बिट्स के होते हैं फ्रेंड्स, और इस जो ग्रुप होते हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमारे कंप्यूटर कोर्स हुए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी कि कंप्यूटर के कोर्स क्या है। ये इसका यूज जो है हम बाइनरी लैंग्वेज के लिए करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो बाइनरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड्स यूज किया करता है कंप्यूटर, इसके थ्रू ही किया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है, और भी टॉपिक्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।